Hello guys, welcome to EduSambhav. Today we are going to discuss about the extension of BSF jurisdiction, BSF that is Border Security Forces and जो हमारा discussion रहेगा that will be focused on the states that are passing resolutions against central laws like central laws BSF Act 1968 सेंटर ने उसमें चेंजेस किए हैं एंड उसका जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड किया है and there are two of states that is Bengal and Punjab who have passed resolutions against such law. So हम ये भी डिस्कस करेंगे दैट कि कौन सा लॉ सुप्रीम रहेगा, कौन सा प्रिवेल करेगा अगर सेंटर भी सेम इशू पे लॉ इनेक्ट करता है एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट भी एट द सेम टाइम एक लॉ इनेक्ट करता है, तो उसकी क्या वैल्यू है वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की लाइट में उसको डिस्कस करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई दिस इशू इज़ इन न्यूज़. अभी सेंटर ने टू कर्ब द क्राइम अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर, जो इंटरनेशनल पे बॉर्डर पे आजकल क्राइम बढ़ रहा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे. माइग्रेशन है, इन्फ्लेटेशंस है इमिग्रेंट्स की, एंड वो सब रोकने के लिए. एंड इवन आप देख रहे होंगे अभी अफ़गानिस्तान से जो लेटेस्ट केस आया है कि अफ़गानिस्तान से ड्रग सप्लाई हुआ है इंडिया में. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स नाउ गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू चेंज द जुरिडिक्शन ऑफ BSF. तो जो पहले लिमिट्स थी, फॉर एग्जांपल 80 किलोमीटर्स इन केस ऑफ गुजरात एंड 50 इन राजस्थान, एंड इट वाज सेम इन 15 इन पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड असम. नाउ जो चेंज्ड लिमिट्स हैं वो 50 किलोमीटर्स हो गई हैं, ठीक है, जहाँ पे जुरिस्डिक्शन रहेगा BSF का अंडर BSF एक्ट. BSF है क्या बेसिकली? It is one of the 5 central armed forces. For examples, others are ITBP, SSB. ओके, तो जो 5 सेंट्रल फोर्सेस हैं उनमें से ये भी एक है, लाइक CRPF भी है. ओके, तो इसी का जो जुरिस्डिक्शन है वो इन स्टेट्स में बढ़ा दिया गया है कि अलॉन्ग विद बॉर्डर जो रहेगा, जैसे BSF का मेनली पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको कवर करता है, ठीक है. ऐसे जो SSB है उनका नेपाल की साइड में रहेगा, ठीक है. ITBP का कश्मीर तिब्बत साइड में रहेगा. तो उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट आर्म फोर्सेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स एरियाज़ पे रहते हैं. तो इनको क्या है, अब जैसे पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान से टच कर रहा है, तो 50 किलोमीटर्स की जो रेंज है उस बॉर्डर से वहाँ तक BSF का जुरिस्डिक्शन है. वहाँ पे वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है, या जो भी उनके वो एक्ट के अकॉर्डिंग उनको राइट्स हैं सर्च के या फिर डिटेंशन के, या जिस तरह के भी, वो उसको उस एरिया तक कर सकते हैं. एंड जो BSF फोर्स है वो 1965 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी इन द वेक ऑफ 1965 वॉर ऑन December 1, 1965. एंड आफ्टर सम टाइम BSF एक्ट 1968 वाज ब्रॉट इन द पिक्चर. तो BSF का भी ये क्लियर हो गया आपको, BSF एक सेंट्रल आर्म फोर्सेज है, और ये भी आपको क्लियर हो गया कि क्यों इसमें चेंजेस किए गए हैं और क्या चेंज किए गए. तो अभी यूनिटरी लिमिट तय कर दी गई है, डिसाइड कर दी गई है, जो कि 50 किलोमीटर्स रहेगी चाहे कोई भी स्टेट हो, ठीक है. अब कुछ स्टेट में चेंजेस हुई है, जैसे पंजाब में चेंज हो गई, 15 से सीधा 50 किलोमीटर का हो गया है. सेम इन वेस्ट बंगाल एंड असम. गुजरात में 80 किलोमीटर से कम करके 50 किलोमीटर्स कर दिया गया है. तो ये चेंजेस हैं. और आपके सामने कुछ न्यूज़पेपर हैं, उनकी कटिंग्स हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं, बंगाल टू पास रेजुलेशन अगेंस्ट एक्सटेंशन ऑफ BSF जुरिस्डिक्शन एज बॉर्डर डेथ सीटा प्रो. सिमिलरली पंजाब असेंबली का भी आप देख पा रहे होंगे, ये भी न्यूज़पेपर कटिंग है. इससे पहले भी मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ. ये आर्टिकल 254 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसमें स्टेट लॉ इनेक्ट करके पहले किसान जो बिल थे, फार्मर्स लॉज थे, 3 जो बिल थे, उनके अगेंस्ट प्रपोजल्स करने की कोशिश कर रहे थे. एंड देन उससे पहले भी NRC के रिगार्डिंग जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, CAA है, सिटीजनशिप एक्ट जो आया था, अमेंडमेंट एक्ट, उनके अगेंस्ट भी स्टेट्स ने अपनी तरफ से कोशिश की है. तो अब यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस यही है कि अगर सेंटर ने एक लॉ पास कर दिया, सेंटर मींस पार्लियामेंट,
तो उसके बाद एक स्टेट अगर चाहता है कि नहीं ये लॉ हमारे स्टेट में एप्लीकेबल ना हो, तो उस केस में क्या पावर्स हैं स्टेट के पास, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस हैं, वो हमारा मेन फोकस रहेगा। ठीक है, थोड़ा मेमोराइजेशन के लिए मैं आपका ये बार बार आपको शो कर रहा हूँ कुछ न्यूज़पेपर की जो फर्स्ट पोस्ट की एक पोस्ट है। ठीक है, इसमें भी 254(2) के बारे में काफ़ी हाईलाइट किया हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये बेयर प्रोविजन से, ये बाद में डिस्कस कर लेंगे, और मैं कोशिश करूँगा आपको ईजिली लैंग्वेज में से समझा सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप हैं, उसमें तीन टाइप के रिलेशनशिप मेनली हैं, जैसे कि फाइनेंशियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है एंड लेजिस्लेटिव है। अब हमारा जो मेन फोकस है लेजिस्लेटिव पे रहेगा, जो आर्टिकल 245 से स्टार्ट हो जाते हैं। अब आर्टिकल 245 के अंदर क्या प्रोविजन, इसमें बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में यही है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड लाइकवाइज लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि अगर सेंटर है, जो कि आज के टाइम में मोदी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, उसमें राज्यसभा भी है, ठीक है, लोकसभा भी है। तो जो लॉ मेकिंग प्रोसेस भी आपको पता है कि दो एक हाउस में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, देन उसके बाद दोनों हाउसेस में वो मेजॉरिटी के साथ पास होता है, और कुछ सिंपल मेजॉरिटी के साथ होते हैं, तो कुछ स्पेशल मेजॉरिटी के साथ भी होते हैं। ठीक है, अब लॉ पास कर दिया एक सेंट्रल जो असेंबली हमारी है, पार्लियामेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया, लॉ बन गया। अब यहाँ पे वो लिख रहा है कि एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो स्टेट भी उसमें इंक्लूड है। अगर एग्जांपल ले लेते हैं पंजाब का, तो पंजाब अगर एक लॉ बनाया है जो फॉर द होल कंट्री बनाया है, तो पंजाब पे भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये यही शो कर रहा है कि मतलब सुप्रीम तो है ही, देखो पार्लियामेंट है, वो जहाँ भी जिस भी पार्ट के लिए बनाएगा वो बन जाएगा। सिमिलरली स्टेट भी अपने किसी भी पार्ट में किसी भी जगह के लिए एक लॉ इनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल एक्सटेंट ऑफ टेरिटरी का है कि किस एक्सटेंट तक लॉ बना सकता है। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ, जैसे कोई लॉ बन गया है, वो डायरेक्टली तो इंडिया के में बना है, बट वो क्या कर रहा है कि जो पर्सन है हु इज़ नॉट लिविंग इन इंडिया एंड लिविंग इन समवेयर एल्स, मतलब कहीं बाहर रह रहा है, फिर भी उसके राइट्स और लाइबिलिटीज़ को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसको भी इम्पैक्ट डाल रहा है, तो वो लॉ इनवैलिड नहीं होगा कि इस बात से कि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है। सो पार्लियामेंट इज़ ऑल्सो एम्पावर्ड एंड अलाउड टू मेक सच लॉज। ओके, अब सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर देखो, जो आप अगर पॉलिटिकल साइंस से थोड़े भी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से थोड़े भी अगर आप अवेयर रहेंगे, तो आपको पता होगा कि तीन लिस्ट होती है हमारे पास 7th शेड्यूल में: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। शेड्यूल के बारे में आपको आई थिंक नॉलेज होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स भी होते हैं। अब जो पार्लियामेंट है वो बेसिकली यूनियन लिस्ट जो होगी उस पर ऑथराइज होती है, कि यूनियन लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे, सिर्फ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मिलिट्री है, ठीक है, रोड्स हैं, ठीक है, एविएशन है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स बने होते हैं। तो उनमें पार्लियामेंट एक्सक्लूसिवली प्रिवेल करती है कि यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट ही बना सकती है। ठीक है, अगर पार्लियामेंट का एक लॉ है, पी फॉर पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट का लॉ है, तो स्टेट पार्लियामेंट के सब्जेक्ट पे आप अगर आगे भी पढ़ेंगे, मैं आपको यहीं से क्लियर कर देता हूँ, स्टेट उस एस्पेक्ट को टच कर ही नहीं सकता। और दूसरे केस में अलग है, स्टेट का जो सब्जेक्ट है, स्टेट पार्लियामेंट उसको कर सकती है टच। ठीक है, आई थिंक ये आपको मैं पूरा प्रोविजंस के साथ क्लियर करूँगा क्यों, कब और कैसे कर सकती है। तो नाउ स्टेट लेजिस्लेटर के लिए स्टेट लिस्ट है 7th शेड्यूल में, बोथ बोथ में जहाँ पे दोनों बना सकते हैं इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो फिर सेंटर ही, तो मतलब पार्लियामेंट ही सुप्रीम रहेगी, वो कॉन्करेंट लिस्ट है। बोथ जहाँ पे दोनों पी और एस बना सकते हैं, वो कॉन्करेंट लिस्ट है, वो भी 7th शेड्यूल में। अब ये जो यूनियन टेरिटरीज होगी, जैसे दिल्ली होगी, या फिर चंडीगढ़ हो गया, लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप एक्सेट्रा, उसमें क्या है, सब्जेक्ट कहीं का भी हो उसमें बनाएगी पार्लियामेंट ही। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और पकड़ लेते हैं, जैसे कि रेसिडुअल पावर्स हैं, वो पार्लियामेंट के पास हैं। ये रेसिडुअल पावर्स क्या हैं? ये जो है कि एक सब्जेक्ट है जो ना तो तीनों लिस्ट में फॉल ही नहीं कर रहा है, ना यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, और ना कॉन्करेंट लिस्ट में, तो उस केस में पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी। ठीक है, उस पर अब आर्टिकल 249 में एक प्रोविजन है, उसमें कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट कब लॉ बना सकती है, सब्जेक्ट मैटर जब स्टेट लिस्ट में हो। ठीक है, कि मैटर जो है वो जैसे पुलिस का मैटर है, वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट है। ठीक है, तो उस केस में हेल्थ भी सब्जेक्ट मैटर, वो कौन कौन, सॉरी, तो पुलिस का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, पुलिस जो है सब्जेक्ट
मैटर ऑफ स्टेट है उसमें पार्लियामेंट कब लॉ बना सकती है, या फिर और भी अगर कोई सब्जेक्ट मैटर आ जाता है। देखो इसमें क्या होगा कि जो राज्यसभा है उसका रोल है, अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास कर देती है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ सिटिंग एंड वोटिंग, ठीक है, नॉट जस्ट ऑफ स्ट्रेंथ, और ग्राउंड होना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, और एक रेजोल्यूशन पास हो गया है तो बना सकती है, पार्लियामेंट ऑथराइज हो जाएगी। वैलिडिटी कितनी रहेगी उसकी, 1 साल की रहेगी ऐसे लॉ की, ठीक है। एंड जब उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी तो उसके 6 महीने तक भी वो जो लॉ है पार्लियामेंट ने बनाया है, जब उसको राज्यसभा ने एम्पावर कर दिया है, तो उसके एक्सपायर होने के बाद 6 मंथ तक वो रहेगा, मतलब उसका इट विल सीज टू बी ऑपरेटेड आफ्टर द टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। एंड ओनली टू द एक्सटेंट जो रहेगा वो ये रहेगा कि जो जितना राज्यसभा ने इनेबल किया पार्लियामेंट को, ठीक है, और उससे वो कॉम्पिटेंट हो गया, अदरवाइज नहीं होता, पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट हुआ जैसे, ठीक है। अदर ग्राउंड्स पे आ जाते हैं, एक आर्टिकल 250 है, उसमें प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, वो हमको पता है अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड हो गई अंडर आर्टिकल 356, ठीक है, या फिर नेशनल इमरजेंसी भी हो जाती है, तो उस केसेस में क्या होता है कि उस केसेस में भी सेंटर जो है वो लॉ बना सकती है स्टेट की लिस्टों के अंडर जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे, ठीक है। एंड थर्ड वन इज व्हेन इन आर्टिकल 252 व्हेन लेजिस्लेचर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, 2 स्टेट्स है भाई स्टार्टिंग में, 2 और मोर मतलब सिंगल स्टेट कैन नॉट डू दैट, ठीक है, पासिस रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, अब रेजोल्यूशन टू बी पास्ड बाय ऑल द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। अब ऑल द हाउसेज का मतलब ये है, कुछ में सिंगल हाउस होता है ऑन लेजिस्लेटिव असेंबली, और कुछ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, ठीक है, जिसे हम विधानसभा और विधान परिषद की तरह बोलते हैं, जैसे यूपी बिहार में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, ऐसे स्टेट्स में है, बाकी नॉर्मली हर स्टेट में ये नहीं होता है। और अगर एक बार लॉ बन गया इस प्रोविज़न के अंडर, सेंटर वो पार्लियामेंट ने बना दिया स्टेट लिस्ट में भी, ठीक है, तो वो तभी उसको मतलब वो अमेंड मतलब चेंज उस लॉ को होना या फिर उसको रिपील मतलब उस लॉ को ख़त्म कर देना, ये पार्लियामेंट ही कर सकती है भाई, ये नहीं कि स्टेट कर देगा। ये बात प्लीज़ अपने क्या ज़रूर अपने माइंड में रखनी है कि 252 के अंडर एक बार लॉ बन गया तो पार्लियामेंट ही उसे चेंज कर सकती है, स्टेट कैन नॉट डू दैट। और एक और है आर्टिकल 253, इसमें भी सेम है, अगर सेम नहीं है सॉरी, इसमें भी ये है कि अगर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, जैसे आपने देखा होगा यूएन की कुछ ट्रीटीज़ हैं, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, राइट्स ऑफ वुमेन, सिविल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, पता नहीं कितनी तरह की आपने ट्रीटी सुनी होंगी, अभी लेटेस्ट COP26 हुआ है, ठीक है, एनवायरमेंटल ट्रीटीज़ जो होती हैं उन पे भी जो अब उनको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसमें भी सेंट्रल जो लॉ है वो अगर पार्लियामेंट ने बना दिया तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे भी पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू मेक लॉ। अब वो उसी बात पे आ जाते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है कि कहीं पे इनकन्सिस्टेंसीज आ गई हैं, ठीक है, 2 लॉ बन गए हैं, एक स्टेट ने बना दिया सेम सब्जेक्ट पे, जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट कर रही है अभी BSF एक्ट के अमेंडमेंट्स के अगेंस्ट एक रेजुलेशन पास कर रही है, ऐसे ही उन्होंने किसान लॉज के जो फार्मर्स बिल थे उसके अगेंस्ट भी किया था, ठीक है, केरला ने CAA के अगेंस्ट किया था, कि सेंटर ने एक लॉ बना दिया, अमेंडमेंट कर दिया, फिर एक नया बिल ले आए हैं, ठीक है, लॉ बन गया है, और ये उसके अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास करके उसको उसका जो इफेक्ट है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो वो सिनेरियो कब होगा, कब वो राइज होगा बाई कॉन्स्टिट्यूशनली, जो अगर हम देखें तो प्रोविजंस में, तो उसी पे हम मेन फोकस पे आ गए हैं। तो अब ये देखिए, देखिए ये आर्टिकल 251 है, ये कहता है व्हेन लॉज आर मेड ऑन सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, इट सेज इफ पार्लियामेंट हैज़ मेड लॉज अंडर आर्टिकल 249 और 250, 249 और 250 हम पढ़ चुके हैं कि इन केसेस में पार्लियामेंट ऑथराइज है, एक में लो अगर राज्यसभा कर देती है ऑथराइज, ठीक है, एक में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो जाती है, ठीक है, और बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 249 एंड 250 ओनली पार्लियामेंट हैज़ बिकम ऑथराइज टू मेक दैट लॉ। नाउ पार्लियामेंट हैज़ बिकम, ठीक है, competent to make such law, but state is also competent to make law on subject that as that are in state list। अब सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में तो स्टेट तो ऑथराइज रहेगा ही, अब दोनों ने लॉ बना दिए, एक पार्लियामेंट ने बना दिया, एक स्टेट ने बना दिया, सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, इनकन्सिस्टेंसी हो गई राइज। नाउ व्हाट,
अब क्या होगा? अब ये सिंपली कहता है कि नाउ व्हाट, जो आर्टिकल है 251 ये कहता है लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शैल प्रिवेल वेदर पास्ड बिफोर, ठीक है, आफ्टर द लॉ मेड बाय स्टेट। क्लियर है? नाउ व्हाट विद द लॉ मेड बाय स्टेट, विल इट प्रिवेल और विल इट डाई? नाउ इट विल लिव, ठीक है, इट विल लिव बट ओनली टू द एक्सटेंट वेयर इट इज़ नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अब दोनों लॉ बना दिया है, अगर पार्लियामेंट का जो प्रोविजंस हैं उनसे अगर वो इनकन्सिस्टेंट नहीं है तो वो प्रिवेल करेगा, और इनकन्सिस्टेंट है, रिपोगनेंट है तो प्रिवेल नहीं करेगा। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट उस पर बढ़ते। और इस सेक्शन में एक और जो याद रखने वाली चीज़ थी, व्हेन लॉज आर मेड ऑन सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्करेंट लिस्ट में अगर सब्जेक्ट है तब क्या होगा। ये स्टेट लिस्ट पे बना रहा है तब की बात करी हमने 251 में, ये बिल्कुल माइंड में रखनी है, ठीक है। अब 252 जो है वो क्या कहता है, व्हेन लॉज आर मेड अदरवाइज एंड ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन कॉन्करेंट लिस्ट। ये आर्टिकल 254 है जिसके बारे में बड़ा हल्ला कर रहे थे हम अभी, सारे न्यूज़ कटिंग में आपने देखा होगा। तो उसमें भी सेम है जवाब है कि इतना ही इनकन्सिस्टेंट रहेगा, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट शॉल प्रिवेल एंड सो फार इट इज़ रिपगनेंट टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट इट शॉल बी वॉइड। वही अगर इनकन्सिस्टेंट है तो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। एंड इट इज़ मेड ऑन सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट में आपको पहले बताया था पार्लियामेंट भी बना सकती है, स्टेट भी बना सकती है, बट अगर इनकन्सिस्टेंसीज है दोनों के लॉ में तो पार्लियामेंट प्रिवेल करेगा, स्टेट का यहाँ पे फ्रेंड। अब एक्सेप्शंस टू आर्टिकल 254 है। अब देखो इस पे न्यूज़पेपर ने कितना हला कर रखा है। ये 258 के अंदर कांग्रेस ट्राई कर रही है एनआरसी को, सीए को डीमीन करने के लिए, या फिर जो अदर स्टेट असेंबलीज हैं वो सेंट्रल लॉज को मतलब बिलिटिल करने के लिए अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट जस्ट नॉट बीइंग ऑर्डिनरी पर्सन बट बीइंग ए गुड एस्पिरेंट, ये हमें नॉलेज होनी चाहिए कि भाई है क्या बेसिकली इस लॉ के अंदर। तो व्हेन लॉ इज मेड बाय स्टेट एंड इज मेड ऑन अ मैटर इनमरेटेड इन कॉन्करेंट लिस्ट, मेड बाय स्टेट मेड ऑन मैटर इनमरेटेड लिस्ट, सेम वही है। यहाँ पे लॉ स्टेट बना रहा है, पार्लियामेंट ने बना दिया है नहीं बनाया वो अभी हम छोड़ देते हैं। स्टेट बना रहा है और पार्लियामेंट भी बना रहा है, इनकन्सिस्टेंसीज तो इनकन्सिस्टेंसी अराइज होगी। बट अब एंड जो लॉ है वो रिपगनेंट भी है टू ईयरलियर एग्जिस्टिंग लॉ या फिर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, हो गई इनकन्सिस्टेंसी अराइजन, ठीक है। अब अदरवाइज अगर अब इस जो दो ये हैं इन पे ना जाएं तो अदरवाइज केसेस में क्या होता कि वो रिपगनेंट हो जाता। बट यहाँ पे अब बिल्कुल कान लगा के सुनना है कि इफ़ इट हैज़ बीन रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिसीव्ड हिज एसेंट, ठीक है। अब प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए अगर वो गवर्नर ने रख लिया बिल, ठीक है, और प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिए तो भाई इट शॉल प्रिवेंट इन दैट स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट ओनली, नॉट इन एवरी स्टेट, ठीक है। बट ये जो प्रोविज़न है, ठीक है, अच्छा है, सुनने में बड़ा अच्छा लगा, बट जस्ट एन आई वॉश, ये कुछ टाइम के लिए एक टेम्प्रेरी उसको पावर दे रहा है स्टेट को। बिकॉज जो प्रोविज़न है 254 का, वो कहता है कि दैट नथिंग शैल प्रिवेंट, कि कुछ भी प्रिवेंट नहीं करेगा पार्लियामेंट को टू इनेक्ट, कि एक और लॉ बना दे, एनी लॉ और किसी भी टाइम बना दे विद रिस्पेक्ट टू द सेम मैटर यही जिस पे अभी ये स्टेट वाला जो लॉ है इसको गवर्नर की एसेंट मिल गई है, ठीक है। इंक्लूडिंग ए लॉ एडिंग अमेंडिंग रिपीलिंग द लॉ, एडिंग मतलब कुछ नया उसमें डाल दे, अमेंड कर दे उसको मतलब बदल दे, और रिपील कर दे, ख़त्म ही कर दे, मेड बाई लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट। तो भाई दी एंड है इसका तो पूरा, कि अगर सुप्रीम यहाँ पे कुल मिला के पार्लियामेंट ही है। 254 के अंदर एक परमानेंट ओ सॉरी टेम्परेरी सुप्रीमेसी या फिर एक कॉम्पिटेंसी दे रखी है स्टेट को, बट दैट इज ऑल्सो एन आई वॉश नथिंग एल्स, ठीक है। तो इस केस में यही है, अब इन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दी स्टेट असेंबलीज ने 254 के अंदर, बट वो तब तक ये जब तक पार्ली मतलब वैसे तो रिपगनेंट है ही, क्योंकि इन्होंने गवर्नर की एसेंट ली है, ठीक है, लिए नहीं लिए वो नहीं लिए, इन्होंने सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास किया है। बट अगर ये पास कर देते और अगर प्रेसिडेंट अपने पास उसको कंसिडरेशन में रख के फिर एसेंट देता तो वो सुप्रीम होता, बट ऐसा कुछ फॉलो हुआ नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही उनकी कोई वैलिडिटी है ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट के लॉ ही प्रिवेल करेंगे। प्रोविजंस आप सारे पढ़ चुके हैं, क्यों। अब अगर आपने बेयर प्रोविजंस पढ़ने हैं तो जो कि बिल्कुल बेयर लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो आपके यहाँ पे है 255 एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एट द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, 246 सब्जेक्ट मैटर जो अभी तीनों लिस्ट के बारे में हमने बात की है, ठीक है। एंड देन आर्टिकल 258 रेसिडरी पावर्स, जिसमें पार्लियामेंट के पास है, जहाँ पे तीनों लिस्ट में नहीं है, यूनियन में, स्टेट में या कॉन्करेंट में, जो हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है जी। देन 249 पावर ऑफ पार्लियामेंट
टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू मैटर इन स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट आपको पता ही था, जब काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा हैज़ डिक्लेयर्ड रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये भी मैंने आपको बता ही दिया था। और अदर केसेस में 250 है, जिसमें प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। इनकन्सिस्टेंसीज भी कर लिया था 251 का, जब लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एंड इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट अंडर 249 एंड 250, ठीक है, इट हैज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड। 252 भी हमने डिस्कस कर लिया था, पावर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर फॉर 2 और मोर स्टेट बाय कंसेंट एंड एडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन, 2 और मोर स्टेट कंसेंट एंड एडॉप्शन ऑफ लेजिस्लेशन बाय अदर स्टेट। अगर अदर स्टेट भी इस 252 के अंदर एडॉप्ट करना चाहते हैं तो दे कैन ऑल्सो एडॉप्ट, ठीक है। देन 253 लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, आप इनके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं लेने हैं तो आप सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया PDF लिख के गूगल पे इसको करिए, आपको वैसे भी इसकी PDF कॉपी मिली जाएगी, तो कोई इतनी इशू की बात नहीं है। ये रहे 1 और 2। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड इसके ऊपर एक MCQ पार्ट भी मैं थोड़ा निकालने वाला हूँ, इसी वीडियो के साथ उसे अटैच कर दूंगा, जिसमें एटलीस्ट 20 MCQs होंगे, जो कि इस सब्जेक्ट मैटर पे पूरी तरह से आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए विद आंसर की मैं डाल दूंगा। सो एटलीस्ट आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड।